नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज बात बेबाक में हम लोग बंगाल की राजनीति पर चर्चा करेंगे। बंगाल की राजनीति अब अपने मुकाम पर पहुंच गई है। बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा जो देखने को मिला है इस बार कि बीजेपी तमाम ताकत आजमाने के बावजूद हाशिए पर खड़ी है। हाशिए पर तो नहीं कहेंगे सीधे सीधे, क्योंकि सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में वो दिख रही है। उसकी ताकत बढ़ी है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी उतनी ताकत नहीं बढ़ी है, या जितना दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा था उसके बड़े नेता कर रहे थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद कर रहे थे, उतनी ताकत बीजेपी की इस बार चुनाव में नहीं दिखी। बल्कि सीधे यह भी कहें कि 2019 में जो ताकत बीजेपी की लोकसभा चुनाव में बंगाल में दिखाई पड़ी थी, वह ताकत भी बचाने में भाजपा इस बार कामयाब नहीं रह पाई है। ये सबसे बड़ा एक चिंता का कारण बीजेपी के लिए हो सकता है। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने न सिर्फ अकेले चुनाव प्रचार कर, अकेले स्टार प्रचारक बनकर बीजेपी के बड़े नेताओं का मुकाबला किया, बड़ी फौज का मुकाबला किया, और अंततः वो उसके करीब दिखती हैं जो पिछले चुनाव में उनको सीटें हासिल हुई थी, यानी 200 प्लस सीटें उनको मिल गई हैं। ये बंगाल का पहला चुनाव ऐसा है जिसमें एक तरफ बीजेपी की ताकत थी और एक तरफ ममता बनर्जी अकेले दिख रही थी। ममता बनर्जी प्रत्यक्ष तौर पर कामयाब हो गई हैं, बीजेपी अप्रत्यक्ष तौर पर कामयाब दिखती है। दोनों की कामयाबी दिखती है, लेकिन आम तौर पर सामान्य भाषा में या आम आदमी की समझ से जो चीज़ें होती हैं कि एक सीट से कोई जीता, एक वोट से जीता, वो जीत गया, यही माना जाता है। लोकतंत्र में संख्या बल को ही देखते हैं, और संख्या बल के हिसाब से ममता बनर्जी सरकार बनाने के स्थिति में हैं, स्पष्ट तौर पर हैं, और भारी बहुमत से कहें तो ममता बनर्जी अब सरकार बनाएंगी, तीसरी बार सरकार बनाएंगी बंगाल में। अब विश्लेषण का वक्त है। लोग अब यही विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी जो 2000 पार का नारा दे रही थी, जहां तमाम ताकत बीजेपी ने झोंक दी थी, बल्कि यहां तक कि कोरोना की परवाह किए बगैर बीजेपी ने वहां चुनाव लड़ना बेहतर समझा। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि उसको कोरोना की बीमारी से, कोरोना की महामारी से कोई पीड़ा या परेशानी है, यह भी बीजेपी को एहसास नहीं हुआ। बीजेपी ने आंख मूंद कर चुनाव लड़ना बेहतर समझा, लेकिन बीजेपी के वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। इसके कारण तलाशने होंगे, कारण अलग अलग ढंग से लोग तलाशेंगे। यहाँ तक कि जो लेफ़्ट की पार्टियाँ वहाँ 4 होती हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआई, सीपीएम और एसयूसीआई किस्म की पार्टियाँ, कांग्रेस जो है, ये दोनों का सफाया हो गया। ये दोनों के जो 10 से 15%, 20% वोट सबसे ख़राब हालात में पिछले बार थे, वो वोट कहाँ गायब हो गए। इनका वोट परसेंट घट के सबसे मार्जिनल स्टेज में आ गया है। एक दूसरा कि ममता बनर्जी ने वो सारी चीज़ें की जो बीजेपी ने की, यानी बीजेपी ने हिंदुत्व का नारा दिया, तो ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव के इतिहास में पहली बार उन्होंने मंदिरों में जाना शुरू किया, उन्होंने अपने को ब्राह्मण बताया, उन्होंने अपना कुल गोत्र बताया, उन्होंने पूजा और चंडी पाठ की बात की, ये तमाम चीज़ें उन्होंने की। यानी बीजेपी के हर चाल की काट ममता बनर्जी ढूंढती रहीं, ये एक उनकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। दूसरा कि ममता बनर्जी का सबसे सबल पक्ष ये रहा, जो लोग विश्लेषक ये मान के चल रहे थे कि ओवैसी के आने से या आईएसएफ, जो वहाँ के लोकल फुरफुरा शरीफ एक संस्था है, उसके एक पीरजादा हैं, उनके नेतृत्व में आईएसएफ बनाया गया। कांग्रेस, आईएसएफ और लेफ्ट पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ी। उस आईएसएफ को भी, उस ओवैसी को भी मुस्लिम मतदाताओं ने सीधे सीधे नकार दिया, उनको एक भी सीटें नहीं मिली।
यानी कि मुस्लिम वोट जो 27 से 30% दावा किया जाता है बंगाल में, वो सीधे सीधे ममता बनर्जी की झोली में गया। दूसरा जो ममता बनर्जी के पक्ष में गया वह यह था कि हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करने की जो कोशिश बीजेपी ने की, उसमें उसको आंशिक क्या बड़ी सफलता तो मिली, लेकिन एक चंक ऐसा रहा जो ममता बनर्जी का सपोर्टर था, ममता बनर्जी के सामने वो हमेशा साथ रहा है, पिछले 2 चुनावों से साथ था, तीसरे चुनाव में उसने साथ दिया। यानी 30% अगर उधर जोड़ें और 20% हिंदुओं के वोट से जोड़ें तो सीधे सीधे 50 से 52% वोट ममता बनर्जी के पास थे। इस पर किसी की नज़र जल्दी नहीं जा रही थी। विश्लेषक यही बांट रहे थे कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे, हिंदू वोट पोलराइज हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस चुनाव के दौरान 3 लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए काम किया, उन्होंने कुछ महीने पहले ट्वीट किया था कि अगर बीजेपी डबल डिजिट से आगे बढ़ जाए तो वो अपना प्रोफेशन छोड़ देंगे। आज वो बिहार के सपूत हैं, बिहार के संतान हैं, उनकी बात सही साबित हुई। बीजेपी डबल डिजिट नहीं क्रॉस कर पाई और वो रणनीतिकार सफल रहे। दूसरा कि यह कहा जा रहा है कि मीडिया ने एक तरफा रिपोर्टिंग की और भरसक कोशिश की कि बीजेपी को जिताए, लेकिन सच्चाई उसे इतर थी। लोग ममता बनर्जी के साथ थे, यह भी एक सत्य है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मीडिया के एक तबके का, इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। एक तो बाहर से गए हुए लोग, जिन लोगों को वहाँ की माटी की समझ नहीं थी, वहाँ के लोगों की समझ नहीं थी, या बदलते परिवेश के बारे में जिनको ज्ञान नहीं था कि अब जो पैमाने हैं, जो विश्लेषण के पैमाने हैं वो बदल गए हैं, जिस आधार पर वहाँ कोशिश होती है वैसा नहीं हुआ। बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी रही कि बंगाल में जहाँ कभी मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान के मोर्चे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, पहली बार कई खेमों में चुनाव बांट करके बीजेपी ने कराने की कोशिश की। दलितों को बांटने की कोशिश की, मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश की, राजवंशियों को अलग करने की कोशिश की, मथुआ समाज को अलग करने की कोशिश की। मतलब समाज को छिन्न भिन्न करने की भारतीय जनता पार्टी ने जितनी कोशिश बंगाल में की, बंगाल की जनता दरअसल उस मिजाज की नहीं रही है। इसका परिचय आज के चुनाव परिणामों से मिल गया है। जिनको नहीं मिला होगा, जिनको नहीं समझ आई होगी, उनको समझने की ज़रूरत है। उन समझने वालों में मैं भी अपने को शुमार करता हूँ, जिन्हें मुझे भी लगता था जो स्थितियां हैं, जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, तृणमूल सेकंड लाइन की पार्टी होगी। लेकिन सच में ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो कुछ लोग वहाँ काम करते हैं, उन लोगों ने एक सर्वे भी किया था। उस सर्वे में भी जो उन्होंने हकीकत बताई, हकीकत वास्तव में उसके उलट हुई। सारे सर्वे फेल हो गए, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, सारे ओपिनियन पे पोल फेल हो गए और ममता बनर्जी भारी मतों से सरकार बनाने जा रही हैं। तो मीडिया पर सवाल उठा। दूसरा सवाल समाज को बांटने वाली बीजेपी पर उठा। इसी तरह के सवाल कई उठेंगे। बीजेपी भी अपना मंथन कर रही होगी। बीजेपी ने जो नारा दिया, बीजेपी ने जो मेहनत की, बीजेपी को जो भरोसे में लिया गया, बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है। इसके पहला संकेत तभी मिला था जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को के नाम जब घोषित किए तो उसमें 3 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के थे। लोकसभा के उम्मीदवार तो शायद चुनाव लड़ने के बाद लौट भी जाएं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य थे स्वपन दास गुप्ता, उनको इस्तीफा देके आना पड़ा था। ये स्थिति थी। तो समाज बंगाल का नहीं बटा, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती चुनाव परिणाम के साथ ही ममता बनर्जी के सामने जो है
उस चुनौती का सामना अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो इस जीत पर इतराने के बजाय कहीं महंगा ना पड़ जाए। समय कब कैसा होता है राजनीति में, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, इतराने की भी ज़रूरत नहीं होती है। राजनीति में ये चीज़ें जीत हार के खेल चलते रहते हैं। सबसे दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि कोविड का दौर है। इस कोविड के दौर में ममता बनर्जी को यह साबित करना पड़ेगा कि अब सरकार उनके पक्ष पास आ गई है, सरकार उनकी हो गई है, तो वो सबको समान रूप से कैसे देखती हैं, संभालती हैं। दूसरा कि पहले ही दिन से चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही बंगाल में जो उत्पात का दौर शुरू हुआ है, उस उत्पात पर कैसे अंकुश लगाती हैं, अपने लोगों को कैसे रोकती हैं, क्योंकि यही एक वजह थी जो 34 साल के वाम मोर्चा के शासन को बंगाल से उखाड़ फेंकने में ममता बनर्जी कामयाब हुई थी। और ये अगर जारी रहती है, पहले दौर में ममता बनर्जी के शासन में ऐसा नहीं हुआ था, दूसरे दौर में ये उफान पर आया, और तीसरे दौर में फिर जो सूचनाएं मिल रही हैं बंगाल से, उसमें जिस तरह से लोगों के साथ हो रहा है, जिस दफ्तर जलाए जा रहे हैं, बीजेपी के कई दफ्तर जलाए जाने की सूचना है, सड़कों पर उत्पात की सूचना है। अगर ऐसा होता है तो आने वाला समय कठिन हो सकता है। आज की बात विभाग में हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। कल हम लोग चर्चा करेंगे कि जो वाम मोर्चा के लोग, जो कांग्रेस के लोग इस बात पर इतरा रहे हैं कि बीजेपी को लोगों ने रोक दिया, भले ही उनका सुपड़ा साफ हो गया, इस पर चिंता नहीं उनको हो रही है। अगर कुछ बचे खुचे लोग हैं तो इस बात पर मन ही मन सोच रहे होंगे कि वाम मोर्चा का दौर ख़त्म हो गया। लेकिन अगर ख़त्म हो गया तो केरल में वाम मोर्चा का रिपीटेशन कैसे हो रहा है, वह दोबारा वहाँ सत्ता में कैसे आ गया, वहाँ भी सरकार बन रही है वाम मोर्चा की। लेकिन बंगाल में जो गढ़ हुआ करता था, वो जहाँ से बल्कि एक तरह से कहें कि वामपंथी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, नक्सली आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो गढ़, वो किला ध्वस्त हो चुका है। आज की बात विभाग पे इतना ही। नमस्कार, फिर हम लोग मिलेंगे।